चलो स्टार्ट करते। ऑप्शंस से स्टार्ट करते हैं। हमने ना अभी फ्यूचर्स किया और उसके पहले हमने फॉरवर्ड्स किया। तो फ्यूचर्स जो है ना और ये जो ऑप्शंस है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ऑप्शंस आर बेसिकली डेरिवेटिव, ठीक है। इवन फ्यूचर्स को भी हम डेरिवेटिव से बोलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन लोकल ऐसे जनरल टर्मिनोलॉजी में एफएनओ बोलते हैं उसको, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। डेरिवेटिव वो होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू दूसरों से डिराइव करता है, मतलब कोई एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे वो डिपेंडेंट होगा, उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करता है। जैसे आपने फ्यूचर किया तो हम फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो फ्यूचर का प्राइस की हम कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम स्पॉट प्राइस यूज करते हैं। तो शेयर्स जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो शेयर्स पे हो सकता है, इंडेक्स पे हो सकता है, कमोडिटीज पे हो सकता है, करेंसी पे हो सकता है। तो वो जो शेयर्स जिसके ऊपर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना है उस शेयर्स को हम बोलते हैं अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यूज शेयर से डिराइव कर रहा है। अगर इंडेक्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो इंडेक्स से अपनी वैल्यू डिराइव करेगा। करेंसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जैसे करेंसी चेंज होगा, जैसे मैंने आपको बताया शेयर का भाव बढ़ेगा तो फ्यूचर का भी भाव बढ़ेगा। तो फ्यूचर की खुद की वैल्यू नहीं है, क्योंकि शेयर चेंज हो रहा है इसीलिए फ्यूचर का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो अपनी वैल्यू शेयर से डिराइव करता है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, जो अपनी वैल्यू दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो शेयर भी हो सकता है, इंडेक्स, करेंसी, कुछ भी हो सकता है, कमोडिटी, तो उसे हम बोलते हैं अंडरलाइंग। तो जब आप शेयर्स के फ्यूचर ऑप्शन की बात करते हो कि शेयर्स पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू शेयर से डिराइव कर रहा है। तो शेयर की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं। शेयर का भाव जो होगा उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर का भाव उससे थोड़ा कम या ज्यादा होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स कैसा है ना कि वो कंपलसरी है। मतलब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया कि सपोज मैंने इनसे करेंसी बाय करने का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, तो अब मेच्योरिटी पे इनके लिए ऑब्लिगेटरी है कि ये मुझे करेंसी देगी, बदले में मैं इसे रुपी पे करूंगा। वो इसके लिए भी कंपल्शन है, मेरे लिए भी कंपल्शन है, ना ये मना कर सकती है ना मैं मना कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम में से कोई पार्टी डिफॉल्ट करे तो लीगल एक्शन पॉसिबल है, मतलब वो रूट तो हमेशा ओपन है ही। सेम वे फ्यूचर्स में भी ऐसा ही है कि मैंने अगर आज इनसे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया 6 महीने के बाद शेयर्स खरीदने का, तो 6 महीने के बाद ये मुझे शेयर्स देगी, मैं इसको पैसे दूंगा, तो वो करना ही है। अगर इनकेस सपोज मुझे या इसमें से किसी भी एक पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करना है, तो या तो हम डिफॉल्ट कर दें तो लीगल एक्शन निकलेगा, और या फिर हम उसको कैंसिल कर दें। कि भाई कैंसिल करने के लिए हम फॉरवर्ड में क्या करते हैं, अपोजिट पोजीशन लेते हैं। सेम वे फ्यूचर तो ट्रेडेबल है। अभी मैंने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया पर मेरे को लग रहा मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में बेच दूंगा, तो मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा। कि सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट इनको सेल कर दिया, तो ये राशि से शेयर खरीद सकते, तो मैं तो निकल गया, तो वहां पे हम हमारी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। बट अदरवाइज वो दोनों के लिए मैंडेटरी। ऑप्शन, इसका नाम ऑप्शन इसीलिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एग्जाम में नहीं, इसका नाम वैसे ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, मतलब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, चॉइस है आपके पास, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल इज ए राइट टू बाय। Call is an option that gives you right to buy. Put is an option that gives you right to sell. मतलब ये कॉल और पुट जो है ना, वो कोई शेयर या वो कोई कमोडिटी या वो कोई करेंसी नहीं है, वो एक राइट है। जैसे राइट शेयर्स होते हैं, तो राइट शेयर्स में क्या होता है, आपको कंपनी ने राइट दिया, कंपनी ने आपको शेयर्स नहीं दिए, कंपनी ने आज आपको राइट दिया है कि आप चाहो तो इस राइट का यूज करके शेयर्स खरीद सकते हो। खरीदना है ही ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है, खरीदना है तो खरीदो वरना मत खरीदो। तो कंपनी ने आपको राइट दिया, हक दिया है, बोलते ना मुझे हक है, वैसा हक दिया है आपको कि आप चाहो तो शेयर खरीद सकते हो। तो यहां पे भी ऐसा है कि आपके पास राइट है कि आप चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना है तो आपकी मर्जी। सेम में पुट इज अ राइट टू सेल।
आप चाहो तो बेच सकते हो, नहीं बेचना है तो आपकी मर्जी। तो सपोज अभी हम ऑप्शंस की बात करते हैं, शेयर ऑप्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली शेयर्स, करेंसी, कमोडिटी, इंडेक्स, कुछ भी हो सकता है। अभी हम शेयर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो शेयर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, मतलब कॉल आपको क्या राइट दे रहा है, आप चाहो तो आप शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है। पुट ऑप्शन आपको क्या राइट दे रहा है कि आप चाहो तो राइट शेयर सेल कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो ये राइट किसको मिलेगा, ये राइट मिलता है ऑप्शन बायर को। जो बंदा ऑप्शन खरीदेगा उसको ये राइट मिलेगा। यहां पे भी सेम, ऑप्शन बायर को ये राइट मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बायर को ये राइट मिलेगा कि वो शेयर बाय कर सकता है। यहां पे राइट फ्री में नहीं मिलता है, राइट भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। राइट शेयर्स के केस में कंपनी क्या आपको राइट तो फ्री में ही दे रही है, फिर आप उस राइट को यूज करके शेयर खरीद सकते हो या नहीं खरीदो, वो आपकी चॉइस है। यहां पे मुझे ये राइट भी खरीदना पड़ेगा, मतलब पहले मैं ये ऑप्शन खरीदूंगा, मतलब पहले मैं ये राइट खरीदूंगा, और उस राइट से मुझे बेनिफिट क्या है, मैं चाहूं तो शेयर खरीद सकता हूं। यहां पे पुट है, तो मैंने पुट खरीदा, मतलब मुझे राइट है कि मैं शेयर बेच सकता हूं, पर पहले आपको वो राइट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइंग ऑफ ऑप्शन इज डिफरेंट एंड बाइंग ऑफ शेयर इज डिफरेंट। ऑप्शन अलग है और उस ऑप्शन का यूज करके शेयर खरीदना एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन खरीदेंगे, पहले हम ऑप्शन खरीदेंगे कि मैं शेयर खरीदने का ऑप्शन खरीद रहा हूं। मतलब अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, मतलब मैंने शेयर खरीदने का राइट खरीदा, अभी शेयर नहीं खरीदा है, शेयर में खरीदूंगा आज से कुछ टाइम के बाद। जैसे हम फॉरवर्ड में करते हैं, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया पर एक्चुअली ट्रांजैक्शन कब होगा, कुछ टाइम के बाद, फ्यूचर डेट पे। तो वैसे ही आज जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आज आपने शेयर नहीं खरीदा, वो शेयर आप खरीदोगे किसी फ्यूचर डेट पे। तो आज आपने ऑप्शन खरीदा, मतलब आज आपने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है कि आप फ्यूचर में शेयर परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस भी जो है ना, ये फ्यूचर्स की तरह ट्रेडेबल होते हैं। ऑप्शंस आर ट्रेडेबल, ये मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेबल है। तो आज आप ऑप्शन खरीदोगे, मतलब आज आपने राइट खरीदा है कि आप शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो सपोज से आप ऑप्शन बायर है तो सामने एक ऑप्शन सेलर भी होगा। अभी हम शेयर की बात कर ही नहीं, अभी हम सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन बायर है और ऑप्शन सेलर है। तो ऑप्शन बायर को ये राइट मिला है, वो राइट उसको किसने दिया है, सेलर ने। तो सेलर ने ये राइट ऑप्शन बायर को दिया है कि वो चाहे तो उससे शेयर खरीद सकता है, बट ये शेयर कब खरीदेगा, एट फ्यूचर डेट, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। राइट टू बाय शेयर्स ऑन एक्सरसाइज डेट। तो आज नहीं, कि सपोज आज मैंने ऑप्शन खरीदा और उसकी एक्सरसाइज डेट, मैच्योरिटी डेट 3 महीने के बाद, मतलब आज मैंने ऑप्शन खरीदा है और उस ऑप्शन की वजह से मैं 3 महीने के बाद चाहूं तो शेयर खरीद सकता हूं, क्लियर। तो सपोज से मैंने आज राशि से एक कॉल ऑप्शन खरीदा, तो ऑप्शन बायर कौन है, मैं, राशि इज ऑप्शन सेलर। तो आज इसने मुझे ऑप्शन, आज इसने मुझे राइट दिया है कि मैं एक्सरसाइज डेट पे, फ्यूचर डेट पे मैं इससे शेयर खरीद सकता हूं। सपोज इसका अपन डेट डाल देते हैं, से दिस इज 1 अप्रैल और 3 महीने का ऑप्शन है, 3 मंथ्स का टेन्योर है, तो एक्सरसाइज डेट होगी आपकी से 1 जुलाई, ठीक है। तो आज मैंने इससे ऑप्शन खरीदा, तो ये ऑप्शन सेलर है, मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मेरे पास ऐसा राइट है कि मैं 3 महीने के बाद इससे शेयर खरीद सकता हूं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस भी पहले से ही डिसाइडेड होगा, मार्केट रेट पे खरीदना तो फिर इससे क्या, किसी से भी खरीद लूंगा। तो एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे मैं इससे शेयर खरीद सकता हूं। तो आज मैं ऑप्शन बायर हूं, ये ऑप्शन सेलर, और 3 महीने के बाद मैं शेयर बायर बनूंगा और ये शेयर सेलर होगी। इतना क्लियर है। लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन है, तो 3 महीने के बाद, आज मैंने ऑप्शन खरीद लिया, अब 3 महीने के बाद अगर मुझे वो शेयर खरीदना नहीं है तो चलेगा, यस। तो अगर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं चाहूं तो 3 महीने के बाद शेयर नहीं भी खरीदूं, मेरी मर्जी, लेकिन ये मना नहीं करेगी, लेकिन ये मना नहीं कर सकती, मतलब इसके लिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मेरे लिए, इसके लिए ऑप्शन नहीं है, इसके लिए तो कंपलसरी है। तो ऑप्शनल सिर्फ बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए इट इज कंपलसरी, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए ही ऑप्शनल है।
मतलब 3 महीने के बाद अगर मैं बोलूं कि राशि मुझे शेयर दे दो तो ये मना नहीं करेगी, दे देगी। और अगर मैं बोलूं मुझे नहीं चाहिए तो ये फोर्स भी नहीं कर सकती है। तो ये फोर्स नहीं कर सकती, ये चुपचाप बैठी रहेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो मैं इसकी जगह चेंज कर दूं। तो ये कुछ नहीं कर सकती है। तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि ये मना नहीं कर सकती, इसके लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके लिए ये कंपलसरी है। तो कोई भी बंदा सेलर क्यों बनेगा, सब बायर ही बनेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो बायर के लिए। तो सेलर को भी तो कुछ होना, बेनिफिट होना चाहिए। तो आज ऑप्शन बायर जो है ना, वो सेलर को प्रीमियम पे करेगा। आज मैं इसको कुछ पैसे पे करूंगा, सपोज 100 रुपए का शेयर है तो प्रीमियम 2-4 रुपए ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आज 100 रुपए का शेयर है, क्योंकि आज मैंने शेयर थोड़ी खरीदा है, आज मैंने ऑप्शन खरीदा है। तो सपोज आज मैंने इसे 5 रुपए दिए, 5 रुपए के बदले मैंने ऑप्शन खरीदा है कि मैं चाहूं तो आज से 3 महीने के बाद इससे शेयर खरीद सकता हूं, से 100 रुपए में, से 100 रुपए में। तो 3 महीने के बाद मैं चाहूं तो मैं इससे शेयर 100 रुपए में खरीद सकता हूं, तो वापस 100 भी मैं इसको दूंगा। ठीक है, तो आज 5 रुपए का तो खाली राइट है और 100 रुपए का शेयर है। तो आज 5 रुपए मैंने इसको दे दिए, वो 5 रुपए में इसने मुझे क्या दिया है, राइट। अब अगर 3 महीने के बाद मैं शेयर लेता हूं तो मुझे शेयर के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जितने में नक्की हुआ है उतने पैसे मुझे एक्स्ट्रा, तो 5 रुपए तो एक तरह से एक्स्ट्रा दिया है मैंने इसको, जस्ट फॉर दैट राइट। तो वो 5 रुपए लिया है इसने, इसीलिए चुपचाप बैठी है। तो ये मना नहीं कर सकती। 5 रुपए लिया है ना इसने, तो मैं मना कर सकता हूं कि 3 महीने के बाद मुझे शेयर 100 में नहीं चाहिए, तो ये कुछ नहीं कर सकती। तो वो 5 रुपए तो इसका हो गया, तो 5 रुपए इसको रिटर्न नहीं करने। अगर मैं शेयर ले लेता हूं तो भी वो 5 रुपए इसको रिटर्न नहीं करने, क्योंकि उस 5 रुपए के बदले तो हमने वो राइट बाय सेल किया था। तो एक बार वो राइट का पीरियड खत्म, मतलब 5 रुपए इसके, तो आज 5 रुपए इसको मैंने दे दिए। अब अगर 100 रुपए में मुझे शेयर खरीदना है तो खरीदना नहीं खरीदना मेरी चॉइस है, इसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसने 5 रुपए लिए हैं। तो वो 5 रुपीज के बदले ये मुझे ऑप्शन मिला है। अब अगर 3 महीने के बाद मैं जाके बोलूं कि आप मुझे 100 रुपए में शेयर दे दो, तो ये दे देगी, मना नहीं करेगी, बदले में मुझे इसको 100 देना है। 3 महीने के बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है, मैं मना कर दूं, तो भी ये कुछ नहीं करेगी, तो ये कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। करेक्ट। तो वो आज जो ऑप्शन मिला है ना, वो इस प्रीमियम के बदले मिला है। तो प्रीमियम इज द अमाउंट जो आप वो राइट खरीदने के बदले दे रहे हो। तो आज जब मैंने कॉल ऑप्शन सेलर से राइट लिया, तो बदले में हमने उसको क्या दिया है, प्रीमियम। तो वो प्रीमियम लिया है, इसीलिए इसके बाद इसके लिए वो कंपल्शन है। मैंने तो प्रीमियम दिया है, इसीलिए मेरे लिए वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो आज इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, जिस दिन आप ऑप्शन बाय सेल करोगे उस दिन वो राइट ट्रेड होगा, उस दिन आपने वो राइट बेचा है कि आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन का राइट बेचा है। तो बायर के पास राइट आया, मतलब बायर प्रीमियम पे करेगा, और उसके बदले बायर को ये राइट मिल रहा है कि वो चाहे तो एक सर्टेन टाइम के बाद, यहाँ पे हमने 3 महीने, तो 3 महीने के बाद एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मैं इससे शेयर खरीद सकता हूं। क्लियर। तो इसके लिए कंपलसरी, मेरे लिए ऑप्शनल। क्लियर है। तो ये बात हुई कॉल की। सेम वे पुट ऑप्शन, पुट, हाँ जी, पर 3 महीने के बाद शेयर का भाव तो कितना भी हो सकता है, और 5 रुपए भी तो मिल रहे हैं आपको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया, बट ये फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आज आपको आज तो कुछ एक्स्ट्रा तो आप दे ही नहीं रहे हो। आप दोगे तो एक्चुअली उसकी जो प्राइस होगी उतना ही दोगे, क्योंकि वहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो आपको खाली कुछ परसेंटेज 30, 40, 50 मार्जिन जो भरना है वो भर दिया, और वो मार्जिन जो प्राइस के अगेंस्ट ही है, तो आपको एक्स्ट्रा कहां कुछ देना है। तो हम एक्स्ट्रा देके वो राइट ले रहे हैं, हम एक्स्ट्रा देके वो राइट ले रहे हैं कि भाई मुझे खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो कंपलसरी है, आपको एग्जिट करना है तो आपको अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो वहां पे एग्जिट करने के टाइम पे लॉस भी तो हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, आऊंगा मैं वहां तक कि ये क्यों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सेलर को गेन नहीं होगा। सेलर को 5 रुपए भी लिया, फिर गेन भी आप ही करोगे, तो मैं क्या करूंगा? सेलर को ऑप्शन में कभी भी सेलर को गेन नहीं होगा, गेन बायर को ही होगा। चलो मैं पहले आपको आगे का पार्ट बता दूं, नहीं तो आप लोगों को डाउट आता रहेगा। सपोज वो प्राइस जो है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। वो प्राइस हमने नक्की की थी 100, आज मैंने इसको प्रीमियम पे किया है 5, ठीक है, और टाइम है अपना 3 महीने। तो आज मैंने इसको 5 रुपए दे दिए, वो तो इसके हो गए, ठीक है। अब 3 महीने के बाद जिस दिन वो एक्सपायरी डेट आई,
1 जुलाई 2024 मार्केट में शेयर का भाव 105 रुपए, ये थोड़ा बढ़ा देते, 108 रुपए हो गया। मार्केट में शेयर का भाव 108 रुपए हो गया, पर मुझे तो ये 100 में देगी, तो मैं लूंगा कि नहीं लूंगा? ले ही लूंगा, 100 रुपए में ले लूंगा। तो मैं इसे 100 रुपए में ले लूंगा, तो मुझे 8 रुपए का फायदा हो गया। सपोज मार्केट में शेयर का भाव 90 हो गया, तो मैं इसे 100 रुपए में लूंगा? नहीं, ये मुझे 100 रुपए में देगी, तो इसके पास ऑप्शन थोड़ी है, मैं मना कर दूंगा, सिंपल एज दैट। तो मैं तो मना कर दूंगा। तो 3 महीने के बाद मेरे पास चॉइस है, तो मैं कब लूंगा? जब मुझे फायदा हो रहा है। मुझे नुकसान होगा तो मैं लूंगा ही नहीं, मतलब मुझे तो हमेशा फायदा ही होगा। बस एक्सेप्ट फॉर दिस 5 रुपीज, ये 5 रुपए मेरा जाएगा, लेकिन बाकी एक्सरसाइज जब करेंगे तब मुझे फायदा ही होगा, मुझे नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है। नुकसान होने वाला होगा तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा। लेकिन इसके लिए क्या, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई 108 का है लेकिन तेरे को मुझे 100 में देना है, तो ये देगी, देना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको 8 रुपए का नुकसान होगा। और जब इसके फायदे की बात है कि मार्केट में 90 रुपए में है और ये मुझे 100 में देगी, तब मैं हाथ खड़ा कर दूंगा, तो इसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसने वो 5 रुपए भी तो लिया है। इसने वो जो ये जो रिस्क है ना, कि इसको हो सकता है इसको गेन भी नहीं हो, लॉस भी नहीं हो सकता है इसको गेन भी नहीं हो, लॉस भी नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा? तो 5 रुपए का तो फायदा हो गया। तो इसने वो 5 रुपए के बदले ये रिस्क लिया है, वो जो अनसर्टानिटी है ना कि मार्केट में रेट क्या होगा, प्राइस, वो इस रिस्क इसने वो 5 रुपए के बदले लिया है। और मैंने तो 5 रुपए दिया है, तो उस 5 रुपए से मुझे आगे बेनिफिट हो। इस तरह से वो फ्यूचर से अलग है। फ्यूचर में आपको लॉस भी हो सकता है। फ्यूचर में अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं करना हो, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर ऑफ करने के लिए मार्केट में बेचोगे, तब जो रेट होगा उसमें बिकेगा, तो लॉस भी तो हो सकता है। फॉरवर्ड में भी कैंसिलेशन पे लॉस होता है, वो सब मैंने पूछा था आपको टेस्ट में, जो आपने छोड़ दिया था, तो उसमें आपको कैंसिलेशन पे लॉस भी हो सकता है, करेक्ट। तो फ्यूचर फॉरवर्ड्स में आपको कैंसिलेशन पे लॉस हो सकता है, और पर यहां पे कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेच्योरिटी पे आप हाथों खड़े कर ही सकते हो। तो आप मेच्योरिटी पे आपके पास ऑप्शन है, वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहां कंपल्शन है, इसीलिए आपको कैंसिल करना पड़ता है। फॉरवर्ड फ्यूचर में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है, इसीलिए हमें कैंसिल करना पड़ता है अगर हमें एग्जीक्यूट नहीं करना होता। और कैंसिल के लिए भी अपोजिट पोजीशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन है, तो कैंसिल ही क्यों करेंगे? ड्यू रेट पे अपने को पता है कि अपनी चॉइस है, मना कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड से ये इस तरीके से डिफर करता है, क्योंकि आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है बायर के लिए, और सेलर के लिए कंपल्सन है, लेकिन साथ में सेलर को 5 रुपए भी तो मिल रहा है, जो उसको फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स में एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्रा पैसे के बदले इसके लिए कंपल्सरी है, और मेरे लिए ऑप्शनल है, और मेरे लिए वो ऑप्शनल है। रियल में सेलर ही एग्जिस्ट करते हैं। आप कभी ना, डिमैट अकाउंट है, डिमैट अकाउंट में ना जब दिन में सुबह पहली बार लॉगिन करते हो ना, तो एक नोटिफिकेशन आता है जो आप पढ़ते नहीं हो, ओके करके आगे बढ़ जाते हो। वो नोटिफिकेशन पढ़ना, उसमें ना सेबी का एक कंपलसरी मैंडेट है कि पिछले कुछ सालों में जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, ऑन एन एवरेज ऑप्शन बायर्स ने एवरेज मंथली लॉस 50,000 रुपए एक बायर ने बुक किया है। मोस्टली सेलर ही फायदे में रहता है, बायर को जनरली लॉस होता है। रियल लाइफ में बायर को जनरली लॉस होता है, सेलर फायदे में रहता है, बता दो। तो ये अभी इसमें क्या हंसने की बात है, इतना ही तो बोला बताता हूं, वो पूछ रहा है। तो ये लोग है ना, इसको समझते नहीं है। इस वजह से क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार इसमें बहुत फायदा है, तो वो लोग ट्रेड कर लेते हैं और उसमें लॉस होता है। तो सेबी ने मैंडेट कर दिया कि हर डिमैट अकाउंट में जब सुबह बंदा पहली बार लॉगिन करे ना, तो वो नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई एवरेज बायर को एवरेज लॉस जो है वो 50,000 पर बार हो। जितने भी लोगों ने पिछले एक आध 1.5 साल का डेटा उन्होंने लिया है, उसमें एवरेज लॉस टू द बायर इज 50,000, ताकि आप वो बाय करने से पहले सोचो। अभी हम सोच रहे हैं कि बायर को ही तो फायदा होता है। एक्चुअली ट्रांजैक्शन कैसे होगा कि ये जैसे मैंने आपको बताया था, फ्यूचर में लॉट साइज होती है, तो वैसे ऑप्शन में भी लॉट साइज होती है, ठीक है। तो सपोज ये लॉट साइज है 1500 शेयर्स का लॉट साइज ले लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं जब प्रीमियम पे करूंगा तो 5 इंटू 1500, तो आज मैं प्रीमियम कितना पे करूंगा? 7,500, ठीक है। और इसको थोड़ा अपन बढ़ा देते हैं, एक एक जीरो बढ़ा दिया तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी। तो आज हमने 7500 रुपीज प्रीमियम पे किया। अब उस प्रीमियम के बदले एज अ बायर मेरे पास राइट क्या है, मैं 1,000 रुपए में शेयर राशि से खरीद सकता हूं, मार्केट में जो भी रेट हो। तो मार्केट में जब 1,080 होगा, तो मैं इससे 1,000 रुपए में शेयर लूंगा, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? हाँ,
1000 शेयर, 1500 का लॉट और 1000 रुपए का एक शेयर है। हाँ, कितना हुआ? 15 लाख। तो मुझे 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वो शेयर्स खरीदने के लिए। तो पहले मैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, इससे मैं वो शेयर्स खरीदूंगा, फिर उसको 1080 में मैं मार्केट में बेच सकता हूं। करेक्ट। अब अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 7500 रुपए प्रीमियम पे करना है, तो मुझे गेन कितना होगा? 80 इंटू 1500, 1,20,000। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 7500 का प्रीमियम भर के आपको 1,20,000 का गेन होगा, तो करोगे? लेकिन मैं आपको बोलूं पहले 15 लाख इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, तो सोचना पड़ेगा कि 15 लाख कहां से लाएंगे। करेक्ट। 15 लाख कहां से लाएंगे? और ये तो मैंने आपको वैल्यू छोटा दिया 1000। रियल में जो मैंने आपको आगे बताया था ना, सारे शेयर्स एफएनओ में ट्रेड नहीं होते। तो जो शेयर्स ट्रेड होते जनरली वो हाई वैल्यू शेयर्स होते। तो वहां पे ये 15 लाख रुपए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको एक्सपायरी रेट पे गेन होगा। तो लोगों का उतना जिगरा नहीं है 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का। तो अपन क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि ये तो 7500 ही तो भरना है, तो भर देते। करेक्ट। तो 7500 भर के हमने कर लिया, लेकिन यही नहीं देखते कि जब एक्सपायर होगा तब एक्सपायरी पे पहले 15 लाख इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से पैसा कमाऊंगा क्या। और 15 लाख लेके आपने इससे शेयर्स लिए, फिर शेयर्स की डिलीवरी आएगी आपके डिमैट अकाउंट में, फिर बेचोगे। करेक्ट। तब तक भाव भी चेंज हो सकता है, चलो वो भी नहीं चेंज हुआ, आपके लिए भाव फ्रीज कर दिया, पर एक 15 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी तो है। तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई ये खरीद तो लेते हैं, अब एक्सपायरी रेट में उसको दिख रहा है कि भाई मेरे फेवर में भी जाएगा, लेकिन उसके पास वो 15 लाख नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके पास वो 15 लाख इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, और मेच्योरिटी डेट अगर आ गई और अब आपके वो फेवर में आ रहा है, तो आप फिर क्या करोगे एट द एंड ऑफ द डे? 15 लाख नहीं तो मना कर देंगे भाई मेरे को नहीं चाहिए। करेक्ट। ऐसा ही करोगे तो 5 रुपए तो गया, तो फायदा किसको हुआ? इसे। तो भले वो मेरे बेनिफिट में था, लेकिन जब वो भरने की बारी आती है ना, तब वो भरना लोग भर नहीं पाते। तो फिर लोग ऐसा करते ही क्यों है? क्योंकि ये ट्रेडेबल है। तो लोग क्या सोचते हैं, आज मैंने 5 रुपए में कॉल ऑप्शन राशि से लिया, तो ऑप्शन तो ट्रेड होता है, तो कल 6 रुपए होगा तो मैं बेच दूंगा। वो उस मेंटालिटी से लेते हैं कि भाई 5 का 7 हो गया, तो 5 का 7 हुआ, बेच दिया, 2 रुपए कमाया, तो 7,500 के इन्वेस्टमेंट पे 3,040 टका कमा लिया। तो लोग उस मेंटालिटी से लेते हैं, लेकिन अब ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये बढ़ती रहेगी या गिरती रहेगी, ये डिपेंड करेगा शेयर के भाव पे। तो हो सकता है आज शेयर का भाव आपके फेवर में नहीं है तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन एक्सपायरी डेट तक आने तक शेयर का भाव आपके फेवर में आ गया, तो तब तक का हमारे पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है कि तब तक मुझे लग रहा है 5 का 4 हो गया, 5 रुपए का 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो अब सोचेंगे यार बेच देते, एक तो आ रहा है कम से कम, तो हम एग्जिट कर जाएंगे, मतलब हमने 4 रुपए का लॉस बुक कर लिया। या फिर किसी को ऐसा हो गट फीलिंग कि नहीं ये तो ऊपर जाएगा, तो हम होल्ड करके बैठे रहेंगे। फिर मेच्योरिटी के अपने पास फेवर में भी आ गया, लेकिन अपने पास बेचने के लिए अपने को डालने के पैसा भी नहीं है, तो भी हमने वहां पे मना कर दिया। तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में बाहर लॉस खा रहे हैं। तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा हो। इस वजह से जनरली बायर को लॉस होता है, क्योंकि वो बायर के लिए इसको तो क्या है 5 रुपए ही मिलने वाला है और इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसको 5 रुपए लेके चुपचाप बैठे रहना है, ये कुछ नहीं कर सकते। टेंशन किसको है? बायर को। बायर को कि भाव बढ़ा, 5 का 6 हुआ, बेचू कि नहीं बेचू, नहीं 7 होगा, नहीं 8 होगा, बैठे रहेंगे। फिर एक दिन सुबह उठे पता चला 8 का 4 हो गया, तब बेच देंगे, तब सोचेंगे नहीं अभी और नीचे चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो हम सोचते हैं और ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो हम सोचते हैं और नीचे जाएगा। तो ऊपर जाता है तो हमें लगता है और ऊपर जाएगा तो हम बेचते नहीं, नीचे जाएगा तो हमको लगता है और नीचे चला जाएगा तो हम बेच देते हैं। मतलब एक एवरेज मेंटालिटी होती है कि भाई लॉस ही बुक करना है, कि नीचे जा रहा है तो लगता है नुकसान हो जाएगा, बेच देंगे, लॉस बुक करके एग्जिट कर जाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है ना, वो टेंशन जो है ना बायर के माइंड में, और उस वजह से उसको वो गलत एक्शन लेने पे मजबूर करता है, इस वजह से बायर को लॉस होता है। बाकी अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स हो और वो मैच्योरिटी तक होल्ड करके बैठा रहेगा तो वो डेफिनेटली कमाएगा, क्योंकि अभी आपको 2 दिन में डिलीवरी आती है, तो T+2 पे डिलीवरी आएगी, तो तब तक 1080 का भाव कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, एक दिन में 1080 का ही जीरो भी हो सकता है। एफएनओ में सर्किट नहीं होती है, जो शेयर्स एफएनओ में ट्रेड करते हैं ना उनकी सर्किट नहीं होती है। नॉर्मल शेयर्स पे सर्किट होती है 5%, 10%, 20%। एफएनओ के शेयर्स में कैसा होता है, सर्किट होती है, पर सर्किट ब्रीच होते ही सर्किट रिवाइज हो जाती है। नॉर्मल शेयर्स में क्या होता है, आज की 100 रुपए की शेयर था, 20 का सर्किट है, मतलब आज मैक्सिमम 120 पे जाएगा, और जैसे वो 120 टच करेगा ना, दिन के ट्रांजैक्शन खत्म,
वो 120 क्रॉस नहीं कर सकता, या तो वो नीचे आएगा तो सर्किट खुलेगी, वरना वो 120 पे पूरे दिन सर्किट बंद रहेगी। एफएनओ के शेयर्स में जैसे ही वो सर्किट 120 टच करेगा ना, 15 मिनट के लिए फ्रीज हो जाएगा, 15 मिनट बाद सर्किट 20% से रिवाइज होकर 144 हो गई, फिर से वो ट्रेड हो सकता है। ब्रीच हुआ, फिर से सर्किट रिवाइज हो गई, तो उसके ऊपर और नीचे जाने की कोई लिमिट नहीं है। एफएनओ के शेयर्स में सर्किट जो है वो ब्रीच होते ही वापस थोड़ी देर में रिवाइज हो जाती है, तो इस वजह से पॉसिबल है कि 2 दिन में डिलीवरी आई तब तक ये कितना भी नीचे चला गया। ठीक है, पहले कैसा होता था, प्रायर टू अक्टूबर 2020, अक्टूबर 20 भी नहीं सॉरी, अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 के पहले जब ऑप्शंस में ट्रेड होता था ना, तब सिचुएशन अलग था, तब बायर वाज द किंग। तब ऐसा था कि अभी जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो तब कैसा था कि अगर सपोज मेच्योरिटी पे भाव 1080 हो गया, मैं तो इससे 1000 में लूंगा, तो मैं इससे शेयर नहीं खरीदूंगा, इसको मुझे 80 रुपए दे देने का, तो ये मुझे 80 रुपए इंटू 1000, ये सॉरी 1500 शेयर 1,20,000 सीधा मुझे दे देगी। तो वहां पे सबकी कैपेसिटी थी मेच्योरिटी तक होल्ड करने की, लेकिन फिर वो सेबी ने चेंज कर दिया, और अब वो शेयर्स आप शेयर खरीद सकते हो। राइट भी वही था कि आप शेयर खरीद सकते हो, खाली इंडेक्स ऑप्शंस है आज के डेट में जो डिफरेंशियल में सेटल होते हैं। अगर ये शेयर की जगह अगर इंडेक्स होगा तो इंडेक्स का ऑप्शन, क्योंकि इंडेक्स तो आप खरीद नहीं सकते हो, तो इंडेक्स के ऑप्शन जो है ना वो सीधा डिफरेंशियल सेटल होता है कि अगर इसे लॉस हो रहा है और मुझे फायदा हो रहा है तो ये मुझे पे कर देगी और वो सेटल हो जाएगा। तो इंडेक्स पे जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं ना आज की डेट में, सिर्फ वही ऐसे ऑप्शन है जो डिफरेंशियल सेटल होते हैं। बाकी शेयर्स के ऑप्शन में आपको एक्चुअली पैसा डालना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और फिर उसको बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शंस में जनरली ऐसा होता है कि एवरेज लॉस आपका इतना एक्सीड कर जाता है, बिकॉज हमारे पास वो इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे कितने होंगे यहाँ पे भी कुछ नमूने जो करते होंगे शायद घर पे बताए बिना। तभी पॉकेट मनी से आप खाली प्रीमियम भर सकते हो, पॉकेट मनी से आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। पॉकेट मनी खाली प्रीमियम, जितना पैसा आप फिनांस कर पाओगे, 7,500 का प्रीमियम भरना हो तो शायद पॉसिबल है, लेकिन फिर जब आपके फेवर में जा रहा है तो घर जाके बोलोगे ना कि 15 लाख के शेयर्स खरीदने हैं, घर से निकाल देंगे। तो इसीलिए ये इसमें ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसे हैं कि जिनकी ना पैसे भरने की कैपेसिटी नहीं है। लोग इसीलिए फ्यूचर से ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ना ऑप्शन में आपको प्रीमियम ही भरना पड़ता है, फ्यूचर्स में आपको मार्जिन भरना पड़ता है। 40 से 60% एक एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्जिन रहता है। तो वहां पे अगर 15 लाख का आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 60% मार्जिन, मतलब 9 लाख तो आपको वैसे भी मार्जिन भरना पड़ेगा, तो वहां पे मार्जिन का अमाउंट भरना पड़ता है। इसीलिए ऑप्शंस के केस में आपको प्रीमियम ही पे करना है। मार्जिन किसको भरना है, ऑप्शन में भी मार्जिन आता है, बट मार्जिन सेलर भरेगा, क्योंकि मैं तो डिफॉल्ट करूंगा नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं क्यों डिफॉल्ट करूंगा, मेरे फायदे में होगा तो ले लूंगा, नहीं होगा तो मना कर दूंगा। लेकिन ये तो डिफॉल्ट कर सकती है, क्योंकि इसके फायदे में है तो मैं मना कर दूंगा, और इसको जब नुकसान होगा तो मतलब मुझे जब फायदा हो रहा है तब मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे दे दो। तो डिफॉल्ट का चांस खाली सेलर के साइड से होता है, इसीलिए सेलर को प्रीमियम भरना पड़ता है। ऑप्शंस में सेलर हैज टू पे द प्रीमियम, मार्जिन, बायर प्रीमियम पे करेगा, क्योंकि बायर के लिए वो राइट है। तो बायर कभी ऑप्शन में डिफॉल्ट करता ही नहीं। वो क्यों डिफॉल्ट करेगा, अगर उसके फेवर में है तो ले लेगा, नहीं है तो मना कर देगा, और फेवर में है फिर भी नहीं चाहिए तो भी मना कर देगा। तो बायर की साइड से डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट सेलर के साइड से होगा, बिकॉज उसको पता है कि आज उसको 5 रुपए तो मिल गया, लेकिन अब उसको पता है कि मेच्योरिटी पे अगर मैं 1080 का शेयर 1000 में मांग लूंगा तो इसको 1,20,000 का लॉस होगा। तो शी कैन डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट सेलर की साइड से हो सकता है, इसीलिए खाली सेलर को मार्जिन बनना। एफएनओ में, फ्यूचर्स में ना दोनों को मार्जिन बनना होता है। हमने वो लास्ट एक्सरसाइज में एक सम किया था जहां पे बायर और सेलर दोनों का मार्जिन था। फॉरवर्ड में तो मार्जिन होता ही नहीं है, और ऑप्शंस में सिर्फ सेलर को मार्जिन भरना होता है। वो भी सिर्फ तब जब इसके पास वो अंडरलाइंग शेयर्स ना हो। मान लो ये 1500 का लॉट है, सपोज ये एक्स लिमिटेड के शेयर्स है, तो अगर राशि के पास एक्स लिमिटेड के 1500 शेयर्स डिमैट अकाउंट में है तो मार्जिन नहीं भरना है, क्योंकि फिर ये डिफॉल्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि 1500 शेयर्स के डिमैट में से निकाल लेगी स्टॉक एक्सचेंज, तो डिमैट में से स्टॉक एक्सचेंज वो 1500 शेयर्स निकाल के मेरे को दे देगी, तो इसको मार्जिन नहीं भरना है। क्योंकि मार्जिन भरती तो 40-50% भरती, ये तो पूरे 15 लाख के शेयर्स लेके बैठी है, फिर अब अलग से मार्जिन थोड़ी भरेगी। तो क्योंकि इसके पास वो अंडरलाइन सिक्योरिटी ऑलरेडी है, तो शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द मार्जिन। ये सेम चीज फ्यूचर्स में भी होती है कि फ्यूचर में अगर आपने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है सपोज, तो मेरे पास अगर शेयर्स है तो मार्जिन नहीं मांगेंगे, क्योंकि मेरे पास तो शेयर्स है ना। जब मेरे पास अगर उतने शेयर्स है जितने बेचने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो पता है कि भाई मार्जिन क्यों भरते हैं, ताकि आप डिफॉल्ट नहीं कर जाओ। जब मेरे पास पूरे शेयर्स ही है तो डिफॉल्ट का तो कोई स्कोप नहीं है। अभी सपोज ये 1500 शेयर्स लेके बैठी हुई है और इसने ऑप्शन बेच दिया, तो अब इससे मार्जिन नहीं मांगेंगे। पर फिर इसने सोचा
कि अभी ये तो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऐसा करते पहले शेयर बेच देते। तो जब ये शेयर बेचने जाएगी ना, तब वो बोलेगा पहले मार्जिन भर, क्योंकि ऑप्शंस का तेरा मार्जिन भरना बाकी था, क्योंकि आपके पास शेयर्स थे इसीलिए हमने मार्जिन नहीं मांगा। तो जब ये वो शेयर बेचने जाएगी ना, तब वो लोग इससे मार्जिन भरवाएंगे, क्योंकि इसकी ऑप्शन की पोजीशन भी एक ओपन है। तो वो ऑप्शन की पोजीशन ओपन है, तो शी विल बी रिक्वायर्ड टू पे द मार्जिन। तो अगर आपके पास अंडरलाइन असेट जिसके ऊपर से आप ये ऑप्शन का भाव गिनते हो वो आपके पास होगा ना, तो आपको मार्जिन भरने की बारी नहीं आती। लेकिन जनरली नहीं होता है, मोस्टली लोगों के पास नहीं होता है, फिर भी हम सेल कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न दैट प्रीमियम। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच के बैठी होगी कि भाई ये जो कॉल ऑप्शन आज इसने बेचा है, तो वो उसका भाव जब गिरेगा, इसने आज 5 रुपए में बेचा मतलब इसको 5 मिला, कभी 4 या 3 होगा तो ये बाय कर लेगी। तो वैसा ही ऑप्शन है, बाय कर लेगी, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेगी, जैसे हम फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स में करते हैं। क्योंकि ट्रेडेबल है तो आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी यही ऑब्जेक्टिव से लेती है कि भाई 5 का है, कभी भाव गिरा 4 या 3 हुआ, तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूं। तो इसने भी उस इंटेंशन से ही लिया होता है। तो नॉर्मली जो ऑप्शन ट्रेडर्स है ना, वो इसी इंटेंशन से लेते हैं। इसीलिए दोनों में से किसी के पास भी जनरली अंडरलाइन सिक्योरिटी होती नहीं है, और सेलर को फिर मार्जिन भरना पड़ता है, क्योंकि ये फ्यूचर की तरह कि आप कभी भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। आप कभी भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में ट्रेडेबल है, तो वो ट्रेड होता है, तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे। हाँ जी। 3 महीने तक तो ये कुछ कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपको उसने वो राइट दिया, आपने प्रीमियम नहीं तो ये तो एग्जिट कर सकती है कि सपोज उसने वो अपना जो ऑप्शन इसने बेचा था, अब इसको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, मार्केट में प्रीमियम लो हो गया, तो इसने क्या किया, इसने किसी से कॉल ऑप्शन, सपोज आपसे इसने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, मतलब ये कॉल ऑप्शन की सेलर, एक कॉल ऑप्शन की बायर, मतलब शी इज, हर पोजीशन इज नलीफाइड। अब इसकी जगह कौन आ गया, आप। तो अब मैं आपसे वो शेयर्स ले सकता हूं। तो एक ही ऑप्शन दिन में हजारों बार ट्रेड होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे एक सेलर होगा, एक बायर होगा। शेयर्स में भी ऐसा होता है, एक शेयर आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर सकते हो, तो जितने भी लोगों ने ड्यूरिंग द डे बाय सेल किया, वो सबकी पोजीशन तो नलीफाई हो गई है। एट द एंड ऑफ द डे एक शेयर का एक ही बायर होगा, एक ही सेलर होगा। तो ये अपना ऑप्शन अगर किसी और से वैसा ही ऑप्शन खरीद लेगी, तो ये कॉल ऑप्शन दूसरा परचेज करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकती है। फिर क्या होगा, अब इसने सपोज आपसे खरीदा, तो आप बायर हो, सॉरी आप सेलर हो, तो आप सेलर बन गए, पर आपके सामने बायर कौन है, आपने तो इसको दिया था, पर इसने तो अपनी पोजीशन क्लोज की, मतलब आपके लिए बायर नहीं हूं, तो मैं आपसे शेयर्स ले सकता हूं। ठीक है, तो वो 3 महीने तक कुछ नहीं कर सकती, मतलब वो तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर वो एग्जिट करना चाहे तो हो सकता है। सेम में मेरे लिए भी यही चीज है कि अगर 5 रुपए का प्रीमियम 7 पे चला गया और मुझे लगता है कि अभी अपने को ज्यादा लालच नहीं है, 2 रुपए का मैं बेच दिया, तो अब मैंने वो ऑप्शन सपोज डेनिश को बेच दिया, तो अब डेनिश के पास कॉल ऑप्शन है, तो वो किस राशि से बाय कौन करेगा, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो एग्जिट हो गया, तो वो बाय कर सकता है। तो आप अपना ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। आप कुछ पूछ रहे हो? कर सकते हो, कर सकते हो, पर वो क्या होगा ना, अभी बोरिंग ऐसा तो प्रोसेस नहीं है कि आपको एक दिन में आपने पैसा मांगा और कोई लेके खड़ा है। तो आपको ये एग्जैक्टली पता जब चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट दिन, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको पता चला कि आज 1050 है, तो कल 1080 होगा ही, कोई गारंटी नहीं, कल 1000 के अंदर भी जा सकता है। करेक्ट, तो आपको एक्सपायरी के दिन पता चला और मार्केट 9:15 से 3:30 बजे में खुला होता है, तो उस पीरियड में पैसा अरेंज करना, वो भी वाइट में, बैंक में लोन आप लेके आओगे, और अगर मान लो लोन आप पहले से लेके बैठ गए और ये तो आपके फेवर में गया ही नहीं, तो ब्याज भी अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या, देखो बैंक है ना, आपको लोन अगेंस्ट या तो सिक्योरिटी देगी, तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लोगे, तो एक तो इतना बड़ा अमाउंट होगा नहीं, और होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा। आप बैंक से 15% पे पैसा उठा के आप सोच रहे हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, जहां पे आप 15 से ज्यादा कमाओ, तो इट मेक सेंस टू टेक दैट मनी। तो मतलब वो करने, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट वो कितना बड़ा रिस्क है, वो कितना बड़ा रिस्क है, जस्ट बिकॉज की ऑप्शन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फेवर में जाएगा, तो उसके लिए वो रिस्क आप ले सकते हो, आपकी लेने की कैपेसिटी है तो आप ले सकते हो। तो इट इज ऑन द रिस्क एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर कि वो लेना चाहे तो वो बोरो करके भी कर ही सकता है, लेकिन फिर वहां से उसको इतना छूटना चाहिए कि वो लोन का इंटरेस्ट भी पे करेगा, फिर लोन का टेन्योर भी फिक्स होगा। कुछ पीरियड होता है जब आप प्रीपेमेंट नहीं कर सकते हो, एक स्पेसिफिक पीरियड तक आप प्रीपेमेंट नहीं कर सकते हो, तो यूज आए कि नहीं, पैसा आपको रखना ही है, ब्याज आपको देना ही है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस आप खुद एज एन इन्वेस्टर सोचो कि आपको लग रहा है कि कल ये मेरे फेवर में क्लोज होगा, तो उसके लिए मैं लोन ले लूं और वो पैसा डाल दूं। प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली कोई ऐसा नहीं करता है, इस वजह से। बाकी मैं तो बोल ही रहा हूं कि अगर आपकी कैपेसिटी है वो 15 लाख रुपए डालने की,
तो आपके फेवर में है, तो आपको फायदा ही है। 15 लाख डाल के भी आप 1,20,000 रुपए कमा रहे हो, 15 लाख के ऊपर तो रफली 8% तो आप फिर भी कमा ही रहे हो। चलो प्रीमियम का भी माइनस कर दो तो भी 75 रुपए पर शेयर तो कमा रहे हो प्रीमियम हटा के भी। पर उसके लिए वो आपकी 15 लाख इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो कैपेसिटी है, फिर वो चाहे खुद के फंड से बोरो करके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कर सकते हो, लेकिन वो कैपेसिटी होनी जरूरी है। प्लस हम जब बुकिश पर्पस के लिए गिनते हैं तो हमने इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस या हमने ब्रोकरेज और वो सब कंसिडर नहीं किया। ऑप्शंस में जनरली ब्रोकरेज परसेंटेज में नहीं होता, लॉट साइज होता है। एक लॉट का एक सर्टन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज डिपेंडिंग ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर। आप जरोदा वाला बता रहे हो, मोस्टली जरोदा से ही करते हैं सब लोग। तो ऑप्शन पे ना लॉट साइज के हिसाब से ब्रोकरेज, तो अपने को वो खर्चे भी देखने हैं। अभी एक लॉट का ब्रोकरेज भी है तो ब्रोकरेज भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। और ये पैसा पूरा आपको चाहिएगा बैंक अकाउंट में, बैंक से ही डीमैट में शिफ्ट करोगे, तो वो सारे फैक्टर्स भी कंसीडर करने। बाकी अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ये कर ही सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो हाई एंड इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका करोड़ों रुपया लगा हुआ है, तो वो लोग तो ये करते ही हैं और वो लोग वहां से कमाते भी हैं। पर जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो भाव बढ़ने का फायदा उठाना चाहते हैं और वो भाव बढ़ता नहीं है तो उनका एक्चुअली अल्टीमेटली लॉस होता है। तो अगर हम सोचे तो आप अगर 100 लोग इन्वेस्टर है तो 10% अपर एंड पे होंगे, 90% लोग एवरेज इन्वेस्टर होंगे जो ये मेंटालिटी के साथ बैठे हैं कि 5 का 7 होगा तो मैं बेच दूंगा। तो इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मेक लॉसेस। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय। तो आज आप बाय करोगे, आप आज कॉल बाय करोगे, तो आज आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो बायर को ये राइट है कि वो फ्यूचर डेट में शेयर बाय कर सकता है और सेलर को वो उसके बदले प्रीमियम देगा। सेलर के लिए राइट नहीं है, वो उसके लिए कंपल्शन। अगर मैच्योरिटी या एक्सरसाइज डेट पे बायर मना कर दे तो सेलर कुछ नहीं कर सकता है, और बायर अगर मांगे तो सेलर डिनाई नहीं कर सकता। सेम वे जब हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो पुट ऑप्शन है दैट इज अ राइट टू सेल। तो आज एक ऑप्शन सेलर होगा, तो ऑप्शन सेलर ने बायर को ये राइट दिया है कि वो चाहे तो उससे शेयर खरीद सकता है, बदले में बायर क्या पे किया है? प्रीमियम। ठीक है, तो सपोज से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है मार्गी से, तो ये ऑप्शन सेलर है, मैं ऑप्शन बायर हूं। ये ऑप्शन सेलर है, मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैंने इसको भी 5 रुपए दिए। बदले में इसने मुझे राइट दिया है कि मैं चाहूं तो शेयर बेच सकता हूं। तो अब ये उल्टा है। अब क्या होगा इस केस में? क्या था, ऑप्शन बायर भी मैं था, ये ऑप्शन सेलर थी। फिर जब मेच्योरिटी आई तब शेयर का बायर भी मैं ही हूं, ये शेयर की सेलर है, तो दोनों ही केस में सेलर यही है। अब इस केस में अगर मैंने इनसे ऑप्शन खरीदा है तो मैं ऑप्शन बायर हूं, ये ऑप्शन सेलर है। अब मेच्योरिटी पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि मेरे को शेयर बेचने का राइट। तो मेच्योरिटी पे अगर प्राइस मेरे फेवर में होगा, कि सपोज हम ये पीछे वाला एग्जांपल ही कंसीडर करें कि ये कॉल की जगह अगर पुट होगा, तो मेरे पास क्या राइट है, मैं 1000 रुपए में शेयर इन्हें सेल कर सकता हूं। ये मना नहीं करेगी, इसको खरीदना ही पड़ेगा। तो मार्केट में 1080 है तो मैं इसको 1000 रुपए में दे दूंगा? नहीं दूंगा। मार्केट में 1080 है तो मार्केट में बेचूंगा, इसको मना कर दूंगा। लेकिन जब मार्केट में 900 है तो मैं 1000 में इसको दे दूंगा, तो मैं इसको 1000 में दे दूंगा, तो उस केस में फायदा मेरा है। तो दोनों ही केस में इसमें भी फायदा तो बायर को ही होगा, ऑप्शन बायर को। ठीक है, ऑप्शन बायर को ही फायदा होगा। लेकिन अब शेयर का बायर कौन है? ये, और मैं शेयर का सेलर हूं। तो यहां पे जब आप बात करते हो ना कॉल की, तो कॉल के केस में क्या होता है, ऑप्शन बायर, मैं अभी शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वही फ्यूचर में जाके आपका शेयर बायर बनेगा। ठीक है, लेकिन जब आप पुट की बात करते हो तो पुट में ऑप्शन बायर फ्यूचर में शेयर का सेलर बनेगा क्योंकि उसके पास राइट है कि वो शेयर बेच सकता है। ठीक है, बदले में उसे आज क्या मिल रहा है? प्रीमियम। तो अगेन जब मेरे फेवर में होगा तो मैं बेच दूंगा, फेवर में नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा, तो लॉस तो इसे ही हो सकता है, मुझे तो होगा नहीं, तो शी विल बी रिक्वायर्ड टू बी। तो कॉल ऑप्शन आप बाय करते हो तो आपको शेयर खरीदने का राइट मिलता है, आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आपको शेयर बेचने का राइट मिलता है। तो ऑप्शन के केस में जो बंदा ऑप्शन खरीद रहा है वही फ्यूचर में शेयर खरीदेगा, लेकिन पुट के केस में जो बंदा आज ऑप्शन खरीद रहा है वो फ्यूचर में शेयर बेचेगा, फ्यूचर में वो शेयर बेचेगा। बट दोनों ही केसेस में ऑप्शन, जो ये ऑप्शन है वो बायर के लिए, यहां भी ऑप्शन सेलर के लिए तो ये कंपलसरी है। ठीक है, और बायर के लिए ये ऑप्शनल है।
क्योंकि 5 रुपए तो बायर ही सेलर को दे रहा है, तो दोनों ही केसेस में मैंने इसको भी 5 दिया, इसको भी 5 दिया, तो इन दोनों के पास कोई राइट नहीं, ये लोग कुछ नहीं मना कर सकते। मेरे पास राइट है कि अगर मुझे खरीदना है, मैं ऐसे बोलूं मुझे खरीदना है तो ये मना नहीं करेगी, मैं बोलूं मुझे नहीं खरीदना है तो भी ये कुछ नहीं करेगी। इनके केस में अगर मैं बोलूं मुझे बेचना है तो ये मना नहीं करेगी, और मैं बोलूं मुझे अपना शेयर नहीं बेचना है तो भी ये कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली बायर इज द पर्सन जो मेच्योरिटी पे अर्न कर सकता है, बायर इज द पर्सन जो मेच्योरिटी पे अर्न कर सकता है। सेलर के लिए मैक्सिमम अर्निंग्स क्या है, वो 5 रुपए प्रीमियम, प्रीमियम से अलावा सेलर कुछ कमा नहीं सकता है, सेलर सिर्फ वो प्रीमियम अर्न करेगा। हम जब बुक में इसको सॉल्व करते हैं तो लगता है अरे इतना बड़ा गेन होता है बायर को, और बायर को ही गेन होता है, बट रियल में सिनारियो अलग है, क्योंकि आपकी वो पैसा डालने की कैपेसिटी नहीं है, आपको उसको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। और वापस मेच्योरिटी तक, इसमें आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये जो कॉल और पुट ऑप्शन है ना, ये 2 तरीके के होते हैं, मतलब नॉट कॉल एंड पुट, दोनों ऑप्शन है ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है यूरोपियन ऑप्शन, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शंस एंड अमेरिकन ऑप्शंस, ठीक है। इसमें भी दोनों होता है, कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है। इंडिया में है ना यूरोपियन ऑप्शन चलता है, इंडिया में सिर्फ यूरोपियन चलता है, अमेरिकन ऑप्शन इंडिया में नहीं चलता है। यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है कि यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, यूरोपियन ऑप्शन जो है ना, आप सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हो इसको एक्सरसाइज डेट पे, ठीक है। मतलब आपका एक्सरसाइज, मतलब मेरे पास जो राइट है कि मैं 3 महीने बाद राशि से शेयर परचेज कर सकता हूं, तो वो मैं कब करूंगा, एग्जैक्टली 1 जुलाई को, उसके पहले नहीं, ठीक है। ये 1 जुलाई के पहले अगर मैं इसे बोलूं कि शेयर मुझे दे दे, कि अगर 1 जुलाई से पहले शेयर मेरे फेवर में जा रहा है, सपोज 1000 का 1100 हो गया, और मैं जाके बोलूं मुझे शेयर दे दो, तो ये मना कर सकती है, क्योंकि डेट तो 1 जुलाई की नक्की हुई है, तो 1 जुलाई के पहले ये मना कर देगी, 1 जुलाई के दिन ये मना नहीं कर सकती। अब हो सकता है धीरे 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 1 जुलाई को तो नीचे चला गया, तो मैं मना कर दूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूट होगा ना, वो एक्सरसाइज डेट पे ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो। ये फर्क है, एक्सरसाइज डेट तक आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसमें बट ऑब्वियसली इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉल, क्योंकि इसमें इसके ऊपर रिस्क ज्यादा है। वहां पे रिस्क क्या है, बीच में भाव भले ना ऊपर जाए, लेकिन सिर्फ मेच्योरिटी के दिन जो भाव होगा उस एक दिन पे सब कुछ डिपेंडेंट है। क्या कल एक्सपायरी है और आज शेयर 1200 भी है, तो हो सकता है कल वो 1000 के अंदर चला जाए, तो सिर्फ उस एक दिन के ऊपर सारा गेम डिपेंडेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब शेयर बढ़ रहा मुझे लगा शेयर अच्छा खासा बढ़ गया है, तो मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो अमेरिकन ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है, वो इंडिया में ट्रेड नहीं होता है। इंडिया में खाली यूरोपियन ऑप्शन चलते हैं, जहां पे आप सिर्फ एक्सरसाइज डेट के दिन ही ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो रियल में इंडिया में ये चलता है, ये पॉसिबल है, इंडिया में नहीं चलता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डैक, उन सब पे ये चलता है। क्लियर। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, मतलब बाय डिफॉल्ट यूरोपियन ऑप्शंस की बात करें कि जहां पे बायर के पास जो राइट है एक्सरसाइज करने का, वो कब करेगा, एक्सरसाइज डेट के दिन ही, उसके पहले वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। क्लियर। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत कुछ डिपेंडेंट है उस एक दिन के रेट पे। वो एक दिन में क्या भाव होगा ना, सारी गेम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक दिन में फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है। तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है, वापस इंडिया का मार्केट तो बड़े लोगों के थ्रू मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली सेलर की पोजीशन लेते हैं। अब वो सेलर की पोजीशन लेके बैठे, प्रीमियम का पैसा उन्होंने हम जैसे लोगों से ले लिया, अब उनके अगेंस्ट में जाएगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग मार्केट शेयर के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो शेयर के प्राइस को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि वो बायर के फेवर में जाएगा ही नहीं। अब बायर के फेवर में नहीं जाएगा तो बायर तो मना कर देगा, तो मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, लेकिन मेरा प्रीमियम तो गया, तो मेरा प्रीमियम का पैसा तो गया। तो इस तरीके से जनरली होता है। तो इंडियन मार्केट थोड़े मैनिपुलेशन पे ज्यादा चलते हैं, तो इन सब चीजों की भी कंसिडरेशन है। इस वजह से लॉसेस होने के चांसेस बायर को ज्यादा होते हैं। बाकी टेक्निकली लॉजिकली सोचने जाए तो बायर को तो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम ही हो सकता है, सेलर का तो कितना भी हो सकता है, भाव तो कितना भी कहीं भी जा सकता है। तो भाव तो कितना भी ऊपर जाएगा कॉल में, तो मेरे को तो उतना फायदा, अगर 1000, अभी मैंने 1080 लिया, वो 2000 हो गया, तो
वो 5,000 हो गया तो कितना भी भाव ऊपर जा सकता है, कितना भी भाव ऊपर जा सकता है। 3 महीने में भाव 3 गुना हो गया तो भाव कितना भी अब जाएगा तो वहां पे क्या होगा, सेलर का तो लॉस हो गया, क्योंकि 3,000 का शेयर है, मेरे को 1,000 में देखी तो 2,000 रुपए पर शेयर इसको लॉस हो रहा है। पर लेकिन वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है ना कि बायर की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो पहले ही एग्जिट कर जाता है, इस वजह से वो एक्चुअल उसका बेनिफिट ले नहीं पाता है। बाकी रिस्क तो ज्यादा सेलर के लिए ही है, रिस्क तो ज्यादा सेलर के लिए, बुकिश पर्पस के लिए सेलर के लिए ज्यादा रिस्क है, लेकिन रियल लाइफ में जनरली सेलर इज एट प्रॉफिट एंड बायर इज जनरली एट लॉस। लिख लो फिर आगे बढ़ो। क्या, तो वो डिफॉल्ट कर देगी और मार्जिन भी तो भरना है उसको, ऑप्शन सेलर को मार्जिन भरना है तो वो मार्जिन भरेगी ना, तो स्टॉक एक्सचेंज उससे जो मार्जिन भरवाएगी वो पैसा मुझे देगी और बदले में मैं शेयर्स दे दूंगा। क्या हुआ, मतलब ये ऑप्शन क्या है ना, एक ऐसी चीज है कि जैसे शेयर्स है सपोज से, तो आप शेयर्स भी क्या करते हो, आप शॉर्ट कर सकते हो, तो आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, आपके पास तो है ही नहीं, पर वो स्टॉक एक्सचेंज आपको वो चीज में जो आपके पास नहीं है उसमें ट्रेड करने की राइट दे रही है। मतलब आप डिमैट अकाउंट खोल के बैठो, आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो तो आप वो कर सकते हो। तो वैसे ही ऑप्शन है कि हम उसके सेलर, हमारे पास वो है तो नहीं, पर हम कुछ पैसा डिपॉजिट करके हम सेलर का एंड चूज कर सकते हैं कि हम सेलर बनना चूज कर, मतलब एक तरह से आपने वो चूज किया कि भाई मैं सेलर बन जाऊं, और उसके लिए वो आपसे मार्जिन भरवा रहे हैं, तो वो मार्जिन भर के आप सेलर बन पा रहे हो। क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, प्रोडक्ट तो वो शेयर है, ऑप्शन तो खाली एक राइट है, ऑप्शन तो खाली एक राइट है, तो वो राइट तो क्रिएट किया जाता है। तो जब आप बोलो कि मैं सेलर बन रहा हूं, ये बोल रही है मैं बायर बन रही हूं, तो वो राइट क्रिएट हो गया, वो राइट क्रिएट हो गया। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके बाजू वाले ने आपको बोला चल आज मैं तेरे को बाहर ब्रेक में नाश्ता करो, करेक्ट, तो अब क्या होगा, उसने बोल दिया मतलब आप पीछे पड़ जाना कि तू मुझे करवा, तो वो कहां से वो उसने वो राइट आपको दिया, उसने वो राइट क्रिएट किया, क्रिएट करके उसने वो राइट आपको दे दिया, मतलब अब आपके पास राइट है कि आप उसके साथ जाके नाश्ता कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो राइट का सेलर वो क्या, वो राइट का एंड उसने वो राइट जनरेट किया है, वो राइट उसने कहीं से खरीद के तो आपको दिया नहीं, तो राइट क्रिएट हुआ है। तो एक्चुअली ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है, ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उसने वो आपसे डील की, आपके साथ एक ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन किया, तो उस कम्युनिकेशन ने, उस अग्रीमेंट ने उस राइट को जनरेट किया, वहां से वो राइट क्रिएट हुआ है। तो ये भी वैसा ही है कि जब मैं ऐसा सोच लूं कि भाई मुझे सेलर बनना है राइट ऑप्शन का, और सामने कोई बंदा बायर बनने के लिए रेडी है, तो हम दोनों ने मिलकर वो राइट क्रिएट किया, तो वो राइट वहां से जनरेट हुआ है, तो वो राइट क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं है कि भाई मार्केट में एक्स लिमिटेड के शेयर्स के 100 ऑप्शन है, 200 ऑप्शन है, 500 ऑप्शन है, ऐसा नहीं। शेयर्स की लिमिट होती है कि भाई टोटल शेयर कंपनी के जितने इशूड होंगे उतने ही तो होंगे, पर 100 शेयर्स के ऊपर 1000 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 100 शेयर्स के ऊपर 1000 ऑप्शन भी हो सकते हैं। शेयर 100 है, ऑप्शन 1000 है, तो 1000 लोग ऐसी पोजीशन लेके बैठ गए कि भाई मैं सेलर बन गया हूं, सामने 1000 लोग बायर बन गए, कंपनी के एक्चुअली मार्केट में शेयर्स तो 100 ही है। क्योंकि हर बंदा क्या सोचता है कि भाई मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, सेम वे बायर भी यही सोचता है मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा। तो एट द एंड क्या होगा ना कि बायर और सेलर जो अपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एंटायर पीरियड सिर्फ 100 ही लोग ऐसे बचेंगे जो शेयर्स देने वाले, 100 ही ऐसे बचेंगे जो शेयर्स लेने वाले, और वरना किसी ना किसी को डिफॉल्ट करना पड़ेगा, वरना किसी ना किसी को डिफॉल्ट करना पड़ेगा। और आपको अभी पता है कि भाई मेरे फेवर में नहीं जा रहा, ठीक है, आप ये सोचो कि अगर 1000 के 1000 लोग हैं वो खरीदने के लिए बोलते कि नहीं मेरे को तो शेयर ही चाहिए, तो सेलर क्या करेगा, पर वो तो एक्सरसाइज के डेट के दिन बोलेगा ना, तब तक तो नहीं बोलेगा। और तब तक अगर आपको पता है कि भाई मेरे ऊपर वो लटकती तलवार है और ये अभी गिरने ही वाली है, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपायरी डेट का वेट ही नहीं करोगे, आप एग्जिट कर जाओगे। तो बाकी के 900 लोग होंगे ना वो एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है शेयर कहां से आएगा, और आएगा तो भी नुकसान ही होने वाला है, तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो एट द एंड उतने ही शेयर्स और ऑप्शंस बचेंगे जितने मार्केट में शेयर्स फ्लोटेड है, पर टिल दैट डेट इट कैन बी एनी नंबर।
और ये पढ़ने के बाद घर जाके ट्रेड मत करना, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। नहीं तो आप बायर बनो या सेलर बनो, दोनों ही केस में आपको लॉस होगा, तो ऐसा करना मत। ऑप्शन पुट के केस में मैंने ऑप्शन बाय किया, मैंने आपसे ऑप्शन बाय किया, तो आप ऑप्शन सेलर हो, मैं ऑप्शन बाय, ठीक है। तो अब राइट किसके पास है? मेरे पास राइट है कि मैं शेयर सेल कर सकता हूं। तो जब मैं शेयर सेल करूंगा तो शेयर का सेलर तो मैं हूं, आप तो ऑप्शन के सेलर हो। तो आपको शेयर बाय करना, ऑप्शन सेलर बायर बनेगा शेयर्स के केस में, और जो ऑप्शन बायर है वो शेयर का सेलर बनेगा, क्योंकि मेरे पास ये शेयर देने का राइट है। शेयर सेल करना मतलब वो मेरे लिए कंपलसरी है। हाँ, मतलब मैं शेयर अगर सेल करना तो राइट मेरे पास है, तो आपको बाय करना कंपलसरी हो जाएगा, शेयर बाय। शेयर बाय करना, यस। पैनल से ज्यादा कलर तो आपके पास है। सी वो कॉल ऑप्शन के लिए सी होता है, पी पुट ऑप्शन के लिए। चेंज कर दूं?
आपके पास? मैं समझा नहीं आप क्या पूछे, एक बार फिर से बोलना। मेच्योरिटी डेट तक, मेच्योरिटी डेट तक मतलब अगर आज आपने ऑप्शन सेल किया, मैंने बाय किया, तो मेरे पास वो ऑप्शन मेच्योरिटी डेट तक है। मैं उसके पहले, मेच्योरिटी डेट मतलब उसकी वैल्यू खत्म, फिर वो एक्सपायर हो गया, नहीं उसके नेक्स्ट डे में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। फिर आपको खरीदना है तो अगली मेच्योरिटी डेट को, जैसे मैंने आपको नहीं बताया था फ्यूचर्स में कि थर्सडे, मंथली थर्सडे को एक्सपायर होता है, ऑप्शंस में वीकली भी आता है, तो ऑप्शंस हर वीक के थर्सडे को भी एक्सपायर होता है, प्लस मंथली ऑप्शंस भी आता है। मतलब अगर आज आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट थर्सडे का भी ऑप्शन मिलेगा, उसके अगले थर्सडे का भी ऑप्शन मिलेगा, तो 1 महीने बाद का भी मिलेगा, 2 महीने बाद का मिलेगा, 6 महीने बाद का भी मिलेगा। लेकिन क्या होगा ना, 6 महीने या 1 साल बाद के ऑप्शंस आप ढूंढोगे तो उसमें फिर सामने काउंटर पार्टी मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोग इतना आगे का लेके ट्रेड नहीं करते। तो आज से 6 महीने बाद का अगर मैं ऑप्शन बाय करना चाहता हूं तो शायद मुझे कोई सेलर मिले, बिकॉज वो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि मार्केट से खरीद लिया, वो तो राइट है जो क्रिएट होगा। वो क्रिएट कब होगा, जब एक बायर और सेलर कॉन्टैक्ट में आएंगे तब, तो सेलर मिलना मुश्किल है। पर नियर टर्म के जो होते हैं उसमें जनरली आपको इजीली मिल जाता है। तो आप देखोगे तो जितना नियर एक्सपायरी होगा ना, उतने ऑप्शन ज्यादा ट्रेड होते हैं। तो वो एक्सपायरी डेट पे खत्म, फिर आपको चाहिए तो आप अगली एक्सपायरी का फिर से नए सिरे से खरीद सकते हो। वो पोस्टपोन्ड नहीं होता, रोल ओवर जैसा नहीं होता। जिस दिन उसकी एक्सपायरी डेट आई, खत्म, अब आप नया ऑप्शन चाहो तो आप वापस नए ऑप्शन का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जो इनिशियल जीरो से स्टार्ट करने जैसा है। इतना क्लियर है? ठीक है। सपोज से अब एक थोड़ा वापस वही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3 मंथ्स का ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 100, प्रीमियम है 5 रुपए। ठीक है, तो हम अभी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करते हैं। तो बायर ने आज 5 रुपए का कॉल ऑप्शन है, तो बायर ने आज 5 रुपए का प्रीमियम सेलर को दिया होगा, और उसके बाद राइट क्या है, वो 3 महीने के बाद 100 रुपए में शेयर खरीद सकता है। अब 3 महीने के बाद वो कब खरीदेगा, जब एक्चुअली मार्केट में शेयर का भाव 100 से ज्यादा होगा। करेक्ट, 100 से अगर महंगा मिल रहा है मार्केट में तो वो 100 में खरीदेगा, और अगर मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो 100 में क्यों खरीदेगा? मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो वो 100 में नहीं खरीदेगा, तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू की फॉर्मूला है। हम एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग प्राइसेस हम कंसिडर करते हैं। सपोज से मार्केट प्राइस एक्सपायरी के दिन इस सपोज से 90, 100, ठीक है, सपोज ये 3 प्राइसेस हमने लिए एक्सपायरी पे, तो ये अलग अलग प्राइसेस। अब हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मैं कॉल ऑप्शन बायर हूं, मतलब मुझे ये राइट है कि मैं चाहूं तो मैं इनसे 100 रुपए में शेयर खरीद सकता हूं आफ्टर 3 मंथ। फिर जब 3 महीने खत्म हुए, एक्सपायरी डेट आई, तब मार्केट में शेयर 90 रुपए में मिल रहा है, तो मैं लूंगा नहीं, तो मुझे फायदा होगा नहीं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। प्रॉफिट या लॉस मेरा 0 नहीं है, 5 रुपए भी तो दिया है मैंने। इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0, मतलब एक्सपायरी पे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मार्केट में 100 है, ये भी इससे भी 100 में लूंगा, फायदा कुछ नहीं है, कहीं से भी ले लो, तो अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। मार्केट में 112 है, मैं इससे 100 में ले सकता हूं, ले लूंगा तो मुझे 12 रुपए का फायदा होगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम फॉर्मूला में पुटअप करें, फर्स्ट वाला, तो मार्केट प्राइस कितना है 90, तो इट इज मैक्सिमम ऑफ 90 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 100 और 0, -10 और 0 में से मैक्सिमम 0। ठीक है, तो फॉर्मूला खाली है इसीलिए बता रहा हूं, उसका कोई काम नहीं है। अब लॉजिकली सोचो कि भाई क्या होगा अगर एक्सरसाइज करोगे, तो ये हमने क्या किया, ये ऑप्शन हमारा लैप्स हो गया, ये भी लैप्स हो गया, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब इवन राइट लैप्स और एक्सरसाइज।
क्योंकि 100 में ही मिल रहा है, मार्केट में भी 100 है, तो इससे लू कि मार्केट से लू? इससे लू लिया तो बोल देंगे कि एक्सरसाइज किया, मार्केट से लिया मतलब ऑप्शन एक्स लैप्स हो गया। यहां पे हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसे हम बोलते हैं एट द मनी, इन द मनी, ठीक है। मतलब जब बायर के फेवर में है तो इन द मनी है, मतलब उसको फायदा होने वाला है, और अगेंस्ट है तो आउट ऑफ द मनी, और अगर एग्जैक्टली वो तो उसको कोई फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एट द मनी। ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट की। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम, ठीक है। क्योंकि यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 0, तो 5 रुपए हमने प्रीमियम तो दिया है, तो 5 का लॉस, यहां पे भी 5 का लॉस, 7 का प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट 0, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0, मतलब एक्सपायरी पे आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन प्रीमियम का तो पैसा गया है। तो आप देखो, अगर प्राइस 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, तो भी लॉस तो 5 से ऊपर नहीं जा सकता है, लॉस 5 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता है। तो बायर के लिए ऑप्शन के केस में, बायर के लिए मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम, क्योंकि वो क्या करेगा? मना कर देगा कि मुझे नहीं एक्सरसाइज करना है, तो सिर्फ 5 रुपए का प्रीमियम ही गया। तो बायर का लॉस कभी भी प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता। आप देखो, और भी नीचे जाएगा ना तो भी लॉस तो 5 रुपए ही होगा, लेकिन अपसाइड कितना हो सकता है? कितना भी, अनलिमिटेड, क्योंकि शेयर का भाव तो कितना भी अप जा सकता है, तो मैक्सिमम गेन कुड बी अनलिमिटेड। क्लियर? सेलर के लिए सिनारियो उल्टा होगा, सेलर के लिए मैक्सिमम गेन इज प्रीमियम, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने गिनी है ना, ये हमने बायर के पर्सपेक्टिव से गिनी है, सेलर के पर्सपेक्टिव से गिननी ही नहीं है। बायर की गिनी, जो सेलर की क्या हो गया? अपोजिट, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू टर्म इटसेल्फ शोज कि भाई आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो सेलर को तो फायदा हो नहीं सकता है। तो ये टर्म अभी यहाँ पे 0 0 मतलब सेलर का भी 0 ही हो गया, यहाँ पे बायर का 12 मतलब सेलर को 12 का नुकसान होगा। तो 12 का नुकसान हुआ, लेकिन सामने उसको 5 रुपए मिला भी, तो उसका नेट लॉस कितना? 7। तो बायर का जो लॉस है तो सेलर का प्रॉफिट है, बायर का जितना प्रॉफिट होगा उतना सेलर का लॉस। तो क्योंकि यहाँ पे तो कॉल ऑप्शन में बेसिकली क्या होगा? बायर को शेयर का भाव ऊपर जाने से फायदा है, तो अपर में तो कोई लिमिट नहीं है, तो अपर एंड कैन बी एनीथिंग, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है बायर के लिए। तो बायर के लिए मैक्सिमम लॉस इज प्रीमियम, बट मैक्सिमम गेन कुड बी अनलिमिटेड। सेलर के लिए इट इज वाइस वर्सा, मैक्सिमम गेन प्रीमियम होगा बट लॉस कुड बी अनलिमिटेड। क्लियर हुआ? लिख लो, फिर आगे जाते हैं।
कॉल में किसी को कोई डाउट है? ये हो गया, ठीक है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं। अब ये हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, सेलर से गिनने की जरूरत नहीं, वो तो अपोजिट ही होगा। जो बायर का लॉस होगा वो सेलर के लिए गेन हो जाएगा। हो गया ना ये। अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, सेम एग्जांपल लेते हैं। 100 का एक्सरसाइज प्राइस, प्रीमियम 5 रुपए। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ये उल्टा हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस एट एक्सपायरी और 0, ठीक है। तो यहां पे बायर के पास राइट है कि वो चाहे तो शेयर सेल आउट कर सकता है। तो हमने एक्सपायरी पे 3 प्राइजेस लिए थे, 90, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर एज अ ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन बायर हूं, ठीक है। ये बायर मतलब हम ऑप्शन बायर की बात करें, तो ऑप्शन बायर के पास ये राइट है कि वो चाहे तो अपना शेयर 100 रुपीज में सेल आउट कर सकता है। मार्केट में प्राइस 90 है, करेगा? यस। मार्केट में बेचूंगा तो 90 में बिकेगा। अगर इसको दे दूंगा तो 100 रुपए देने पड़ेंगे इसके, तो मुझे 100 आएगा, तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज 10। यहां पे तो 0 ही आएगा और यहां पे 0, लॉस नहीं होगा। बायर को कभी लॉस नहीं हो सकता, वो एक्सरसाइज करेगा ही नहीं। तो जब मार्केट में 112 में सेल हो रहा है तो मैं इनको 100 में क्यों दूंगा, मैं मार्केट में ही बेचूंगा 112 में, तो मैं मना कर दूंगा, मेरे लिए तो ऑप्शनल है, तो 0, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज किया। ये अपना लैब्स लिख देते हैं, या और एक्सरसाइज भी लिखोगे तो चलेगा, और ये वाला लैब्स। क्लियर? ये जो है वो इन द मनी है, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस वही रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 10, 5 रुपए प्रीमियम 5, 0 -5, ठीक है, क्लियर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस तो वही है, 10 का आपको यहां से बेनिफिट हो रहा है, 5 रुपए आपने प्रीमियम दिया है, तो नेट प्रॉफिट इज 5। तो पुट के केस में ना बायर को शेयर का भाव गिरने से फायदा होता है, कॉल में भाव बढ़ने से फायदा होता है। तो अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैक्सिमम गेन या मैक्सिमम लॉस तो प्रीमियम का ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम लॉस तो उसके जेब से 5 रुपए ही होगा। मैक्सिमम गेन कितना होगा? अनलिमिटेड नहीं, क्योंकि शेयर का भाव नीचे में नीचे तो 0 पे जाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अपसाइड ओपन है, कितना भी अप जा सकता है, लेकिन डाउन साइड तो रेस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम कितना? तो 0 तक ही जाएगा शेयर का भाव नीचे। तो अगर शेयर का भाव 0 हो गया, सपोज 90 की जगह अगर 0 होगा, तो मुझे कितने का फायदा होगा? 90, सॉरी 100, करेक्ट, पूरा 100, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम भी तो दिया है, तो 95। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्सरसाइज प्राइस माइनस। तो पुट ऑप्शन के केस में बायर के लिए मैक्सिमम गेन अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज वहां पे गेन किससे हो रहा है? शेयर का भाव नीचे जाने से गेन हो रहा है, तो नीचे में नीचे तो 0 ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो डाउन साइड रेस्ट्रिक्शन है, कॉल के केस में अपसाइड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अप जा सकता है। तो डाउन साइड रेस्ट्रिक्शन, अगर शेयर का भाव 0 भी हो गया, तो मैं तो इन्हें 100 में दे सकता हूं, तो ये मुझे 100 देगी, 5 रुपए मैंने प्रीमियम दिया, मतलब मैक्सिमम मुझे 95 का प्रॉफिट होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। सेलर के लिए उल्टा हो जाएगा। maximum loss will be exercise price minus premium and maximum gain will be premium, ठीक है। तो सेलर के लिए सिनारियो इज अपोजिट। मैंने सीधा इसी से ट्रांजैक्शन किया, इससे लेके इसे कहां सेल किया? मैंने इसके साथ राइट लिया, मैंने ऑप्शन पुट ऑप्शन लिया, ये पुट ऑप्शन की सेलर है, इनका इसमें कोई रोल ही नहीं। तो वो तो मैं दूंगा ना, अगर मैं शेयर, ऐसा जरूरी थोड़ी मेरे पास शेयर हो भी तो सकता है, या मैंने कहीं मार्केट से भी तो खरीदा हो सकता है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कॉल ऑप्शन के थ्रू ही मेरे पास शेयर आएगा, शेयर तो आप डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कॉल की तो जरूरत ही नहीं है। तो शेयर्स मेरे पास हो या मैंने डायरेक्टली शेयर ही खरीदे हो, तो उसमें वाया कॉल आपके पास शेयर है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
हाँ जी, इंक्रीजिंग वैल्यू कौन इस वाले केस में एक्सरसाइज प्राइस अपना 100 है, एक्सपायरी पेट इज 90, तो 10, ठीक है। और अगर हम उसको लॉजिकली करने जाएं तो मेरे पास ये राइट है कि सपोज शी इज द ऑप्शन सेलर में बाय, तो मैंने इनसे पुट ऑप्शन लिया है कि मैं शेयर सेल कर सकता हूँ कितने में, 100 में। तो एक्चुअली जब बाहर एक्सपायरी डेट पे मैंने मार्केट में पूछा तो मार्केट में रेट 90 है, तो मैं मार्केट में क्यों बेचूंगा, ऐसे ही दूंगा। तो मार्केट में मैं 90 में बेचता, पर इनको तो मैं 100 में दूंगा, तो मुझे 10 रुपए का फायदा होगा। नहीं, उसकी चॉइस थोड़ी है, इसको तो मैंने 5 रुपए दिया है ना, इसके लिए कंपलसरी मैं बोलूं कि तेरे को 100 में लेना ही पड़ेगा तो उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, पर ये ऑप्शन सेलर है ना, सेलर के लिए तो कंपलसरी है। ऑप्शन का बेसिक फंडा यही है कि सेलर के लिए वो कंपलसरी है। शेयर में ये बायर बनेगी, ऑप्शन की तो सेलर ही है, तो ये मना नहीं कर सकती। 5 रुपए भी तो दिया मैंने इसको, तो 5 रुपए इसको मुंह बंद रखने के दिए, तो ये मना नहीं कर सकती। तो 5 रुपए इनको मिला है प्रीमियम, तो उसके बदले उसको वो लेना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेसिक चीज क्लियर हुई कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। तो कॉल ऑप्शन आपको शेयर बाय करने का राइट देता है, पुट ऑप्शन आपको शेयर सेल करने का राइट देता है। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। क्या मतलब आप शेयर्स की बात करोगे, ऑप्शंस की बात करोगे? ऑप्शंस में इंट्राडे जैसा कुछ होता ही नहीं है, आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी बेच सकते हो, उसमें वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डीएन पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। ऑप्शंस में इंट्राडे होता ही नहीं, उसमें वैसी शेयर्स के केस में क्या है, भाई आपके पास नहीं, आपने बेच दिया तो आपको डीएन पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में नहीं है ना, ऑप्शन तो क्योंकि ऑप्शन कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो हम ट्रेड करें, ये तो एक राइट है जो हमने ही जनरेट किया है। आप सेलर हो, मैं बायर हूं, तो हम दोनों के बीच में एक डील क्लोज हुई तो एक राइट जनरेट हो गया, तो वो राइट तो हमने खुद ने ही जनरेट किया, तो वो चीज तो हमारी ही है, तो उसमें हमारी पोजीशन शॉर्ट कहां हुई? शॉर्ट तो कब होता है, जब अपने पास नहीं है और अपन ने बेच दिया, तो वो स्क्वायर ऑफ होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं होगा ना, वरना तो कैसा होगा कि कोई भी सेलर बन ही नहीं पाएगा, वरना फिर एक्सपायरी पे मेरा इंतजार कौन करेगा खरीदने नहीं खरीदने का। अगर आप सेलर हो और अगर आप इंट्राडे करके डीएन में स्क्वायर ऑफ कर दोगे, तो हर बंदा जो सेलर बनेगा वो डीएन में स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो फिर सामने एट द एक्सपायरी पे सेलर रहेगा ही कहाँ? डिलीवरी किस में? इंडेक्स ऑप्शंस में डिलीवरी होती ही नहीं है। इंडेक्स वो एक ऐसी फैसिलिटी आपको दे रहा है कि जहां पे ऑटोमेटिकली वो लोग आपके एंड पे डीएन पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, पर वैसा रेस्ट्रिक्शन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से नहीं है। शेयर्स में वैसा रेस्ट्रिक्शन है, शेयर्स में अपन ने अगर बेचा है और अपने पास नहीं है तो डीएन पे अपने को परचेज करके स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप वो जरूदा से ट्रेड करते हो तो जरूदा वाला आपको चॉइस दे रहा है कि भाई आपको अगर सिर्फ डे आज के दिन ही रखना है तो हम आपके बिहाफ पे डे एंड में क्लोज कर देंगे, पर वो मैंडेट नहीं है कि अपने को क्लोज करना ही है, तो उसमें जाके करने का ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपने उसमें जाके कर लिया मतलब डे एंड पे जरूरत वाला आपके भी पे क्लोज कर देगा, और उसकी जगह हमको ऐसा करना ही क्यों है? अगर मान लो ले लिया, डे एंड पे फायदा हो रहा है, इच्छा हो रही है क्लोज करने की, तो कर ही सकते हैं, तो कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन में डिलीवरी इंट्राडे जैसा कुछ नहीं होता, वो सब एक ही तरीके से ट्रेड होता है। शेयर्स में डिलीवरी और इंट्राडे में फर्क होता है। हाँ, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ये टाइम वैल्यू की फॉर्मूला है। तो वो कॉल वाले सिनारियोज हम लेते हैं। पहले मैं कॉल वाला एग्जांपल ले रहा हूं। कॉल में मैंने आपको 3 केसेस दिए थे, तो उसका टाइम वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट केस में प्रीमियम 5 रुपए था, इंटेंसिंग वैल्यू कितनी थी? 0। सेकंड केस में टाइम वैल्यू एक्सक्यूज मी 12।
जीरो। तो दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, जनरली हम बायर के पर्सपेक्टिव से ही गिनते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन मतलब जैसे सपोज से पहले दो केसेस में क्या हुआ था, ऑप्शन हमारा लैप्स हुआ, करेक्ट। तो मतलब मैंने फिर भी 5 रुपए तो दिया, तो 5 रुपए मैंने किस चीज का दिया? 3 महीने वो राइट जो मैं लेके बैठा हुआ था उस राइट का वैल्यू। तो 5 रुपए से स्टार्ट किया था, धीरे 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 करते एक्सपायरी पे वो जीरो हो गया, मतलब टाइम के साथ वो ऑप्शन का प्रीमियम पूरा एक एरॉड हो गया, एक तरह से वो पूरा प्रीमियम 3 महीने में राइट ऑफ हो गया। तो 5 रुपए मेरा उस टाइम की वजह से चला गया। लेकिन आखिरी वाले केस में जीरो है, क्यों? क्योंकि आखिरी वाले केस में वो आपके फेवर में आया, तो टाइम की वजह से पैसे की वैल्यू गिरी ही नहीं, उल्टा वो तो आपके लिए बढ़ गई। 5 रुपए में आपने जो राइट खरीदा था उसकी आज वैल्यू कितनी हो गई है? 12 रुपए। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि वो एक, या तो आप ऐसा सोचो कि वो आया तो जेब में कुछ नहीं, फिर भी वो 5 रुपए हमने दिया, तो 5 रुपए क्या है? वो 3 महीने की कीमत है जो हमने चुकाई। वो उस टाइम की वैल्यू है, उस 3 महीने की वैल्यू है वो 5 रुपए, जो 3 महीने में वो राइट लेके बैठा हुआ था, उस राइट की वैल्यू। फिर राइट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो अपने को कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिरी वाले केस में क्या है, वो राइट हम जो लेके बैठे थे उससे तो अपने को फायदा हो गया। तो इफेक्टिवली हमने बोला कि भाई 7 रुपए हमको फायदा हो रहा है, 5 रुपए पे किया था, 12 आया, मतलब इफेक्टिवली हमारा टाइम की वजह से कुछ गया ही नहीं। इफेक्टिवली हमारा टाइम की वजह से कुछ गया ही नहीं, करेक्ट। जैसे सपोज से मैं आपको थोड़ा सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज से कि आपके घर में एसी खराब हो गया, तो आपने एक एसी सर्विसिंग, एसी वालों को बुलाया रिपेयर करने के लिए। तो क्या होगा ना, आप ये चालू चिंदी वालों को नहीं बुला दो, कंपनी से बुला दो, तो उनकी एक विजिट फीस होती है, कि सपोज 500 रुपए विजिट चार्ज है। वो आएगा, देखेगा, बताएगा क्या प्रॉब्लम, आपको कराना है कि नहीं कराना है, 500 तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई पार्ट खराब है और पार्ट चेंज कराया, सपोज 5,000 का पार्ट है, तो वो 500 उसमें एडजस्ट कर देगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है सभी कंपनीज में, कि भाई फिर हम सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, वो आपके पार्ट के चार्ज में एडजस्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो पहले केस में अगर आपने बोला कि नहीं नहीं 5,000 का खर्चा मुझे नहीं करना है, तो 500 रुपए आपका गया। तो 500 रुपए क्या था? वो उसका विजिट चार्ज था। सेकेंड केस में उसने आपको बोला कि भाई 5,000 रुपए का पार्ट है, आपने बोला ठीक है चल चेंज कर दे, तो आपने उसको 5,000 दे दी। अब उसमें विजिट चार्ज कितना है? जीरो, करेक्ट, क्योंकि वो पूरा तो उसमें ही रिकवर हो गया। तो बस ये वैसा ही है। ये पहले दो केसेस में आपने मना कर दिया पार्ट चेंज करने से, तो वो जो 5 रुपए आपके जेब से गया ना, उसको आप बोल रहे हो विजिट चार्ज, मतलब वो टाइम वैल्यू। तीसरे केस में भी वो 5 गया तो है, पर क्योंकि वो 5 उस पार्ट के सामने एडजस्ट हो गया, तो क्योंकि ये 5 उस 12 रुपए में एडजस्ट हो गया जो आपको फायदा जनरेट करके दे रहा है, तो फिर हमने ऐसा बोला ऑप्शन में से मुझे 12 रुपए का बेनिफिट हुआ। फिर मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे 5 रुपए का टाइम वैल्यू गया, तो मुझे वहां पे टाइम वैल्यू मेरे लिए जीरो गया। तो टेक्निकली उस इंट्रिंसिक वैल्यू की ने है ना, उस टाइम वैल्यू को इरोड करके इंट्रिंसिक वैल्यू ने उसको डिगोर कर दिया। तो टेक्निकली आप बोल सकते हो कि जीरो जाके कहीं ना कहीं उस 12 रुपए में मर्ज हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम इन दो केसेस में जब हम एक्सपायर हो गया ऑप्शन, या हम एक्सरसाइज नहीं करे, लैप्स हो गया है, तो हम वहां पे बोले कि भाई मेरा 5 रुपए चला गया। तो 5 रुपए क्यों गया? क्योंकि 3 महीने तक आपके पास वो राइट था। राइट एक्सपायर तो 3 महीने के बाद हुआ, लेकिन तीसरे केस में वो 3 महीने राइट था, तो उसके बदले मेरे जेब से कुछ गया थोड़ी, उल्टा मेरे जेब में तो 7 रुपए एक्स्ट्रा आया है, तो कुछ गया ही नहीं। तो मेरे लिए उसकी टाइम वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 3 महीने के बदले मैंने कुछ नहीं खोया, उल्टा 7 रुपए मुझे आया, इसीलिए टाइम वैल्यू यहाँ पे जीरो है। पुट के लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, बेसिक फॉर्मूला फॉर टाइम वैल्यू सेम। पुट में भी अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू, क्योंकि पुट में भी मैं तो पे तो प्रीमियम मैं कर ही रहा हूं, तो उसमें भी अगर एक्सरसाइज नहीं होगा, लैप्स होगा, मतलब मेरा 5 रुपए गया, तो मेरे लिए उसकी 5 रुपए उस टाइम की वैल्यू हो जो 3 महीने मुझे ऑप्शन को रख बैठ के पकड़ के बैठा रहा, उसकी वैल्यू। हाँ, क्योंकि उसके सामने गया कुछ नहीं ना, आपके पास तो उल्टा 7 रुपए एक्स्ट्रा आया है, करेक्ट। तो मुझे 7 रुपए आया है, गया कुछ नहीं है, क्योंकि 7 रुपए आया है मतलब 5 तो माइनस करने के बाद 7 है ना, करेक्ट। आपने कहीं इन्वेस्ट किया और उसमें से आपको पैसे आए, तो आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए, ठीक है, और उसमें से आपको रिटर्न आया 1,100 रुपए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे 100 रुपए आया, कि आप ऐसा बोलोगे मुझे 1,100 आया और मेरा 1,000 गया? 100 आया, सिंपल एज दैट, तो 100 रुपए मेरा रिटर्न है। तो वहां पे गया क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपने तो नेट ऑफ कर ही दिया है, तो आप उस 100 को ही अपना रिटर्न बोल रहे हो, करेक्ट। तो ऐसा ही करते हैं हम, ऐसे ही बोलते हैं। तो बस ये भी वैसा ही है कि फिर वो 5 गया और 12 आया, उसकी जगह 7 आया, तो बस इसीलिए वो जीरो।
क्लियर हुआ इतना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, इतना रखते हैं, अच्छे से गो थ्रू करके आना तो आगे की चीजें और क्लियर होगी।